हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और कुछ नए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास है वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास है वो क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। साथ ही साथ मैं बता दूं कि बालक का जो विकास है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। वंशानुक्रम और वातावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही उस पर प्रभाव डालते हैं। ठीक। और आपके जो है माता पिता के द्वारा बहुत सारे गुण मिलते हैं, और इसके साथ ही आपके आसपास का जो वातावरण है उसका भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। आज के ये प्रश्न आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, ऊपर का भी प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट से ही है। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा, फ्राइड द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 जो है, एरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन महोदय ने दिया। एरिक्सन ने इस सिद्धांत के अनुसार विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की भूमिका अधिक प्रभावी होती है। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो जैविक कारक है उससे ज़्यादा क्या सामाजिक कारक जो है वो बच्चे के विकास पर अधिक प्रभाव डालते हैं। तो एरिक एरिक्सन की यही थ्योरी है। नेक्स्ट है हमारा, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम वसा, वह शरीर में कितनी कैलोरीज देगा? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की इस तरह से हम इसको निकालते हैं कि जो से हमारा जो 1 ग्राम आपका वो कार्बोहाइड्रेट है वो कितना देगा? 4 कैलोरी। ठीक है। और 1 ग्राम वसा कितना देता है? 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। तो 12 ग्राम की बात कर रहा है तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक, 48 हो जाएगा। और ये 1 ग्राम वसा जो 9 कैलोरी देगा, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 40 आपका ये क्या 48 और 27 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, जिसे आप प्लस करके इसको देख सकते हैं। 48 जो है प्लस 27, हाँ 27 को जब प्लस करते हैं तो उसमें क्या आंसर आता है? उसमें आ जाता है 75 किलो कैलोरीज। ठीक, तो ये कितना ऊर्जा देगा? 75 किलो कैलोरीज ऊर्जा देगा। तो इसी प्रकार से हम इसको निकालते हैं कि किसकी एक ग्राम में कितनी कैलोरी है, तो उसी के हिसाब से वो निकलता है। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ खंडों द्वारा, सरकार द्वारा, स्वायत्तशासी निकायों द्वारा, या पंचायती राज के द्वारा। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण किसके द्वारा? पंचायती राज द्वारा स्थापित हुआ। ठीक है। और वर्ष जब 1952 में भारत सरकार द्वारा जन विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, जो कि क्या रहा? असफल रहा। इसे सफल बनाने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसके पश्चात 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो रोपित हुआ वह किसके द्वारा? पंचायती राज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो यहाँ पर अंडा है, दूध है, गेहूं है, मांस है, और यहाँ पर उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन के बारे में दिया गया है। ग्लूटीन है, एविडिन है, केसीन है और कोलेजन है। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको मैच करना है। तो अंडे में क्या? एविडिन, तो ये ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद मिल्क, दूध की बात करें तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि गेहूं में
ग्लूटिन पाई जाती है, और मांस की बात करें तो मांस में कोलेजन पाया जाता है, मतलब डी का 4। इस तरह से अगर आप देखें तो डी का 4 यहाँ पर आता है। हमारे पास अंडा था, अंडे में एवोडिन था, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा किस में हमको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, दूध में केसीन, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी का तीसरा। तो इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है होता है वह करेक्ट होता है। अंडे में कौन सी प्रोटीन, एवोडिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कौन सी, केसीन पाई जाती है। गेहूं में कौन सी पाई जाती है, ग्लूटेन पाई जाती है। और मांस में कौन सी, कोलेजन पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवहन के, चूषण के, संघनन के या वाष्पन के। तो वैक्यूम क्लीनर जो है यह चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जब हम सफाई करते हैं, धूल मिट्टी के साफ करने का कार्य करते हैं, तो उस समय क्या होता है, इससे समय भी कम लगता है और श्रम भी कम लगता है, और इससे क्या होता है, जो सफाई होती है हमारी वह बेहद आसान हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, मानव कोशिका में होते हैं क्रोमोसोम्स 21 युग्म, 21 जोड़े, क्रोमोसोम के 22 जोड़े, क्रोमोसोम के 23 जोड़े या क्रोमोसोम के 24 जोड़े। तो हम सभी जानते हैं मानव कोशिका में जोड़े पूछ रहा है, तो क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं, 23 युग्म होते हैं, और उनकी टोटल संख्या कितनी, 46 होती है। ठीक है, और प्रत्येक जो प्रजाति, जो अलग अलग प्रजाति है उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। मानव में कितने, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर चूहे की बात करें तो उसमें 20 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और मानव कोशिका के 23 युग्म क्रोमोसोम में एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम है। ये एक्स और वाई प्रकार के लिंग गुणसूत्र हैं। पुरुष में एक्स गुणसूत्र और वाई में महिला में कौन से, वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। ये गुणसूत्र भ्रूण में आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करने, संचरित करते हैं। जैसे हमारे में क्या है, डबल एक्स है फीमेल में, और इसमें क्या, एक्स वाई है, और इसी से क्या होता है, अगर एक्स एक्स को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, लड़की होगी, और एक्स वाई को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। और यह जो क्रोमोसोम है, जो ये क्या है, हमारे आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फ्लैश कार्ड उपयुक्त है किस चीज के लिए, सामाजिक विज्ञापन के लिए, घटना प्रचार के लिए, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए, कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए। तो फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कार्ड्स होते हैं, इस तरह से अलग अलग से कार्ड्स होते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, तो मतलब कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसको समझाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमें कोई स्टोरी बतानी है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ चित्र बना हुआ होता है और पीछे वाली साइड में क्या, बैक साइड में क्या होता है, हम लोग कुछ लिखते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग चित्र को दिखा करके पीछे उसको पढ़ करके समझाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे है, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे ये आपका मानव कोशिका की एनाटॉमी है, और पीरियडिक टेबल है, वोकैबुलरी है, इन सारी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम सेमिनार्स में भी इसका प्रयोग करके चीज़ों को, किसी योजना को हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा रखने के लिए कौन सी क्रिया कराई जाती है, कौन सी क्रिया कराई जाती है, रखने से क्रिया कराई जाती है। तो इसमें केमिकल का नाम पूछा है, कास्टिक सोडा से, सल्फ्यूरिक एसिड से, सोडियम परबोरेट से, या इनमें से कोई नहीं। तो सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा रखने के लिए किसके द्वारा क्रिया कराई जाती है, कास्टिक सोडा से क्रिया कराई जाती है। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा रखने के लिए कास्टिक सोडा से क्रिया कराई जाती है। और जो हम बात करें कास्टिक सोडा क्या, तो उसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। क्या है, NaOH इसका फॉर्मूला है। और यह क्या, पानी में कैसा होता है, घुलनशील होता है, और यह ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है।
ठीक। तो ये इससे इसको यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। सूती वस्त्रों को पारदर्शी एवं कड़ा रखने के लिए किससे प्रक्रिया कराई जाती है? कास्टिक सोडा से प्रक्रिया कराई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा, इंसुलिन उपयोगी है वजन बढ़ाने में, रक्त शर्करा को कम रखने में, वजन कम करने में, रक्त शर्करा को बढ़ाने में। तो इंसुलिन जो है वह किस चीज के लिए उपयोगी है? यह हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या मेंटेन करती है? रक्त शर्करा को कम करने के में इसका उपयोग होता है। और इसकी खोज किसको जाती है? तो इसकी ये आप नोट कर सकते हैं, इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग एवं चार्ल्स एच बेस्ट को दिया जाता है। इसकी खोज का जो श्रेय है किसको? फ्रेडरिक बेंटिंग तथा चार्ल्स एच बेस्ट को दिया जाता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो न केवल शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है बल्कि यह वसा को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इंसुलिन जो है यह हमारे अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा जो सेल्स होती हैं वहां से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। तो इंसुलिन क्या है? यह एक हार्मोन है जो कि कहाँ से? अग्नाशय की अंतःस्रावी भाग की लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा सेल्स से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। इसको आप बिल्कुल एकदम एज इट इज आप इस तरह से याद कर लेंगे जिससे आपको ये भूलेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है। मतलब लो सोडियम डाइट किसको दी जाती है? मधुमेह के रोगी को, उच्च रक्तचाप के रोगी को, कब्ज के रोगी को या पीलिया के रोगी को। तो जो निम्न सोडियम है यह हाइपरटेंशन के मरीज या क्या उच्च रक्तचाप के रोगी को दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम क्लियर वो करेक्ट होता है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात करें कि सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए। इसमें जो डायस्टोलिक है वो 80 है और सिस्टोलिक कितना? 120 है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 120 और कम से कम 80 होना चाहिए। ठीक। और अगर जो हम लोग जो इसको मापने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। उच्च रक्तचाप के रोगी को निम्न सोडियम युक्त आहार लेने के लिए कहा जाता है। और क्या? नियमित इसको व्यायाम करना चाहिए, दवाएं लेनी चाहिए जो कि आपके रक्तदाब को कम करने में सहायता प्रदान करता है। और जो अगर हमारा ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो हमको क्या? सोडियम मतलब नमक कम मात्रा में लेना चाहिए। ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्गी काय से, केंद्रक से या गुणसूत्र से। तो जो एटीपी है हमारा वह किससे संबंधित होता है? या माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होता है, जिसका पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस किसको कहते हैं? ऊर्जा का पावर, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? ऊर्जा का संचय होता है। एटीपी में ऊर्जा क्या होती है? संचित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 ग्राम प्रोटीन देगा। अभी मैंने आपको बताया था वसा का था, वहां पर कार्बोहाइड्रेट था और वसा था। अगर प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? तो 1 ग्राम प्रोटीन 4.3 देता है। लेकिन मोटा हम मान के कहेंगे आपको 4.1 4.3 ऐसा मिलेगा, लेकिन मोटा 4 मान करके चलते हैं हम लोग। तो 5 ग्राम प्रोटीन की बात हो रहा है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊष्मा देगा? तो वो क्या? 20 किलो कैलोरी देगा। ठीक है, 20 किलो कैलोरी ऊष्मा देगा। तो ये यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आपका प्रोटीन कितनी आपको 1 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊर्जा देता है? तो 4 ग्राम। वैसे हम इसको याद रखते हैं लेकिन चलिए कोई नहीं, 4.3 है तो 4.3 आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है,
बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और या विटामिन के। तो बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो रिकेट्स जो रोग है वह विटामिन डी के कमी के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, जो लेग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टेढ़े हो जाते हैं। और जो मेरुदंड है उसमें भी क्या होता है? असामान्य मोड़ आ जाता है। इस प्रकार की विकृति अगर बड़ों में हो तो उसे ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। और सूखे रोग का इलाज विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ किया जाता है। और विटामिन डी जो है इसको धूप के विटामिन के रूप में भी हम जानते हैं। इसका गुड सोर्स क्या है? डायरेक्ट सनरेज ही इसका उसका गुड सोर्स है। नेक्स्ट है, एक अच्छा प्रबंधक है कौन है? निरंतर निरीक्षण करता है, उत्तरदायित्वों को दूसरे को सौंपता है, कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, भर्त्सना करता है। तो जो एक अच्छा प्रबंधक कौन है? जो निरंतर निरीक्षण करता रहता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर किसी चीज का हम निरंतर निरीक्षण करते रहेंगे तो उसमें गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और जो प्रबंधक का जो निरीक्षण है वो बार बार होगा तो उससे मतलब यह देखे, मतलब जो कर्मचारी हैं वह वो निरंतर काम करते रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे और कोई भी अन्य लोग किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे, हैं, अन्य कर्मचारी किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। प्रबंधक को क्या करना चाहिए? देखते रहना चाहिए जिससे कि कार्य सुचारू रूप से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अला कार्टे मेन्यू है। मेन्यू में कौन सा अला कार्टे जो है वह मेन्यू कौन सा है? तो यह निश्चित मेन्यू है, चयनित मेन्यू है, संयुग्मक मेन्यू है या चक्रीय मेन्यू है? तो अला कार्टे मेन्यू क्या है कि ये हमारे चयनित मेन्यू के अंतर्गत आता है। जैसे हम अपने हिसाब से ऑर्डर करके फिर हम खाना खाते हैं तो वो क्या है? वो अला कार्टे मेन्यू के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा ग्रह विज्ञान प्रसार का मुख्य बिंदु इंगित करता है? सरल से जटिल करके सीखना, मूर्त से अमूर्त या भाग से समग्र। ठीक, तो कौन सा ग्रह विज्ञान प्रसार का मुख्य चीज को इंगित करता है? तो उसमें हमारा क्या हो जाता है? हमारा जो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यही हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका मुख्य सिद्धांत है कि कार्य को खुद करके सीखना, सहभागिता कार्य में रखना। तो जो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा जो है हमारी, इसमें क्या होता है? प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को अपनी जरूरत को पूरा करने, अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए स्वयं अपनी मदद करने के सिद्धांत को आधार बनाकर चलती है। प्रसार शिक्षा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शिक्षित एवं जागरूक बनाने का एक विचार है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया कि प्रसार शिक्षा किसके लिए है? तो यह ग्रामीणों के लिए है। कभी भी अर्बन एवं रूरल दोनों अगर ऑप्शन में है तो आप उस पर नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कपास के रेशे की लंबाई होती है 4 से 5 इंच, 4 से 5 इंच, 2 बार दिया, 4 से 5 इंच और 1.5 से 2 इंच या 6 से 7 इंच। तो ये हमारा स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आता है। और इसमें रेशे की लंबाई कितनी होती है? इसमें कपास के रेशे की लंबाई अलग अलग देखने को मिलती है। तो आपको 1.5 से 2 इंच इसकी लंबाई यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और कपास की लंबाई के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, लंबे रेशे वाला कपास, मध्य रेशे वाला कपास और छोटे रेशे वाला कपास। अगर लंबे रेशे वाले कपास की बात करें तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। मध्य रेशे वाले कपास की बात करें तो 3 से 3.5 सेंटीमीटर। आप ध्यान देंगे कि मैं सेंटीमीटर बात कर रही हूँ ना, 1 मिनट।
ये ठीक है। और 3 से 3.5 सेंटीमीटर, छोटे रेशे वाले कपास 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही है ना कि इंच की, तो मैंने आपको जो बताया है यहाँ पे आंसर 1.5 से 2 इंच, ये बिल्कुल सही है। इसकी क्या लंबाई जो होती है, कपास के रेशे की लंबाई कितनी, 1.5 से 2 इंच होती है। यहाँ पे लंबाई यहाँ से स्टार्ट होता है कपास का रेशा, और इसको हम लोग क्या, सफ़ेद सोने के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिटॉट हाँ, मौद्रिक आय। मौद्रिक आय क्या है, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, नियमित आय या वास्तविक आय। तो मौद्रिक आय के अंतर्गत हमारा कौन सी आती है, प्रत्यक्ष आय, जो कि मुद्रा के रूप में है, तो यह हमें डायरेक्ट मिलती है। जैसे नौकरी करके अथवा किसी व्यवसाय से धन अर्जित करना प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है। आय के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष आय तथा अप्रत्यक्ष आय। 2 प्रकार की आय होती है। अब जो प्रत्यक्ष आय का तो मैंने बता दिया कि जैसे आपको सैलरी आ रही है, दिहाड़ी मिल रही है, ये सब प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। और अप्रत्यक्ष आय की बात करें तो यह आय धन के रूप में नहीं होती। उदाहरण के लिए कंपनी की ओर से बिना किराए का मकान, फर्नीचर मिलना, ड्राइवर मिलना, वाहन मिलना, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ये क्या है, और ये क्या किसके अंतर्गत आती है, अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ठीक, वो क्या है, अप्रत्यक्ष आय है। नेक्स्ट है हमारा, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो जैविकीय मूल्य, बायोलॉजिकल वैल्यू की बात हम कर रहे हैं। जैविकीय मूल्य के लिए किसकी मापन करने के लिए क्या चीज प्रयुक्त होती है, प्रोटीन उसके लिए प्रयुक्त की जाती है। मानव शरीर में जल के बाद प्रोटीन ही सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और प्रोटीन का संयोजन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से होता है। तो इसलिए हम लोग जैविकीय मूल्य की गुणवत्ता का मापन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको। मूंगफली की बात करें, हाँ, तो मूंगफली में थोड़ा सा आपको मिलेगा वसा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन अंडे में क्या है, अंडे की जर्दी में पूरा कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कोलेस्ट्रॉल कैसा पदार्थ होता है, एकदम मोम के जैसा पदार्थ होता है, जो लीवर से उत्पन्न होता है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी मात्रा अधिक होने पर हार्ट ब्लॉकेज, दिल का दौरा, हृदय संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अंडे, मांस, मछली तथा डेयरी उत्पाद इसके प्रमुख स्रोत हैं, जबकि अनाज, फल, सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो अंडा है उसमें क्या, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भरी होती है। खास करके जो उसका योक वाला पार्ट है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में होता है। निकट दूर क्रम की क्रियात्मक विकास होता है। निकट से निकट दूर क्रम में सिर से पैर की ओर, सिर से छाती तक, केंद्र से परिधि की ओर और छाती से पैर की ओर। तो निकट दूर क्रम में जो विकास जो होता है वह किस तरह से होता है, यह जो चीज़ें केंद्र से परिधि की ओर, जो चीज़ें केंद्र से पहले पास में होती हैं, उसमें क्या होता है, निकट दूर क्रम में क्या कहते हैं, प्रॉक्सी, आपका ये क्या है, प्रॉक्सीमोडिस्टल है। ठीक है, तो इस क्रियात्मक विकास में केंद्र से परिधि की ओर होता है। सबसे पहले स्नायु तंत्र और उसके पास वाले अंगों का विकास होता है, जैसे हृदय और छाती, और सबसे अंत में दूरस्थ अंगों का विकास होता है, जैसे हाथ व पैर की उंगलियां। तो यह केंद्र से परिधि की ओर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर, 1 मिनट में देखना चाहूंगी, प्रश्न एक छूट रहा है मुझे लग रहा है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते रहें,
हाँ, ये क्वेश्चन छूट रहा था। बिटॉट्स स्पॉट कमी है, किसकी कमी के कारण बिटॉट्स स्पॉट हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण, विटामिन B6 की कमी के कारण, विटामिन A की कमी के कारण, या कैल्शियम की कमी के कारण। तो बिटॉट्स स्पॉट क्या है? या विटामिन A की डिफिशियंसी से यह रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आँख के सफ़ेद भाग पर आयताकार, त्रिभुजाकार अथवा किसी अन्य आकृति के दाग सा देखा जा सकता है। कॉर्निया में सूखापन या किसकी कमी से? विटामिन A की कमी से हो जाता है। इस तरह से बिटॉट्स स्पॉट अक्सर त्रिकोण की तरह से ही होता है आंखों में। ये क्या हो जाता है, इस तरह के आंख का जो सफ़ेद भाग है उसमें इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो यह विटामिन A की डिफिशियंसी से होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखते रहें। मैं लाई हूँ आपके साथ 2000 प्रश्न की एक श्रृंखला, जिसमें से आपके अधिकतम मैक्सिमम क्वेश्चन TGT, PGT, LT, GIC के कवर होने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके।